आज के इस गहन विश्लेषण में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो अन्य इतिहास के पन्नों से निकली एक ऐसी कहानी है जो आज के दौर की सबसे बड़ी बहसों पर बहुत ही तीखी चोट करती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी द्वारा 1933 में लिखे गए एक बेहद चर्चित और क्रांतिकारी ऐतिहासिक नाटक के बारे में, जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। और इस चर्चा की सबसे खास बात यह है कि आज हमने मेज पर जो सामग्रियां रखी हैं वो बहुत ही विविध हैं। मतलब काफी अलग अलग तरह के सोर्सेज हैं हमारे पास आज। जी बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास इस नाटक की तात्विक समीक्षा वाले कुछ बहुत ही गहरे अकादमिक लेख हैं, फिर स्त्री विमर्श यानी जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स होता है उस पर आधारित शोध पत्रिकाएं हैं, और नाटक के पात्रों के मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण वाले नोट्स भी हैं। और एक चीज जो मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है साल 2001 का एक प्रश्न पत्र। अरे हाँ, वो विश्वविद्यालय का हिंदी साहित्य का परीक्षा पेपर। बिल्कुल। उस परीक्षा पत्र को देखकर ही मुझे यह विचार आया कि कैसे दशकों बाद भी अकादमिक दुनिया इस नाटक की गुत्थियों को सुलझाने में लगी हुई है, और यही आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य मिशन भी है कि कैसे इतना पुराना नाटक आज भी प्रासंगिक है। हाँ, हमारा उद्देश्य यही समझना है कि कैसे 90 साल से भी अधिक समय पहले लिखा गया ये ऐतिहासिक नाटक आज के समय में महिला सशक्तिकरण, उनके अधिकारों और हमारी गहरी सामाजिक रूढ़ियों पर एक बहुत ही आधुनिक प्रहार करता है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। जरूर। अगर हम सब एक पल के लिए कल्पना करें कि एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य है। उस साम्राज्य का एक राजा है, लेकिन वो राजा अपनी जान और अपनी सत्ता बचाने के लिए इतना खौफजदा हो जाता है कि वो अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा देता है। बिल्कुल। वो अपनी ही पत्नी को, अपनी महारानी को दुश्मन के हाथों में एक उपहार की तरह सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की पूरी कहानी ठीक इसी चौंकाने वाले बिंदु से शुरू होती है। ये शुरुआत अपने आप में इतनी झकझोर देने वाली है कि ये किसी भी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दे। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे हैं तो ये कहानी गुप्त साम्राज्य के काल की है, जो कि स्वर्ण युग माना जाता है। हाँ, एकदम सही। हम सबने पढ़ा है कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को उसके वैभव और नैतिकता के कारण गोल्डन एज माना जाता है। सम्राट समुद्रगुप्त के दिग्विजयों से गुप्त वंश की कीर्ति पूरी दुनिया में फैली हुई थी। उनके नाम से ही दुश्मन कांपते थे। लेकिन उनके निधन के बाद जो गद्दी पर बैठता है वो है उनका बड़ा बेटा रामगुप्त। और यहीं से सारा संकट शुरू होता है। मैंने उन चरित्र चित्रण वाले नोट्स में पढ़ा था कि रामगुप्त उस महान पिता की परछाई के आसपास भी नहीं था। नोट्स के अनुसार वो अत्यंत कायर, विलासी और सम्राट बनने के सर्वथा अयोग्य था। और मैं सोच रही थी कि अगर वो इतना अयोग्य था तो एक इतने बड़े साम्राज्य पर कोई बाहरी दुश्मन तो नजर गड़ाई बैठा होगा। स्वाभाविक सी बात है। और वही दुश्मन था शकराज। अच्छा। शकराज इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता था कि गुप्त साम्राज्य का नया राजा अंदर से कितना खोखला है। वो रामगुप्त के शिविर पर हमला कर देता है और उसे चारों तरफ से घेर लेता है। अब रामगुप्त बुरी तरह फंस चुका है। युद्ध जीतने की उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो फिर शकराज कोई शर्त रखता है? जी। ऐसे में शकराज एक बहुत ही अपमानजनक और रणनीतिक शर्त रखता है। वो संदेश भिजवाता है कि युद्ध टाला जा सकता है, लेकिन इसकी एक ही शर्त है कि रामगुप्त अपनी पत्नी महारानी ध्रुवस्वामिनी और अपने सभी सामंतों की स्त्रियों को शकराज के पास उपहार के रूप में भेज दे। बाप रे, ये सुनकर तो किसी भी राजा का खून खौल उठना चाहिए था। मतलब एक राजा का पहला धर्म अपनी प्रजा और अपने परिवार की रक्षा करना होता है। बिल्कुल। लेकिन इतिहास के वे लेख बताते हैं कि रामगुप्त ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि वो अपने मंत्री शिखर स्वामी से सलाह लेता है, जो कि खुद एक बहुत ही चालाक मंत्री है। हाँ, और वो अवसरवादी मंत्री सुझाव देता है कि राज्य की रक्षा के लिए एक स्त्री का बलिदान कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि रामगुप्त अपनी जान बचाने के लिए इस खौफनाक शर्त को मान भी लेता है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये कोई कोरी कल्पना या सिर्फ एक नाटककार के दिमाग की उपज नहीं है। मतलब ये सच में हुआ था? जी बिल्कुल। जब हम शोध पत्रिकाओं को देखते हैं तो पता चलता है कि जयशंकर प्रसाद जी ने इस नाटक की भूमिका में इसकी ऐतिहासिकता के ठोस प्रमाण दिए हैं। विशाखा दत्त द्वारा रचित एक प्राचीन संस्कृत नाटक है देवी चंद्रगुप्त। अच्छा। हालांकि वो मूल रूप से पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, लेकिन नाट्य दर्पण जैसे प्राचीन ग्रंथों में उसके अंश मिलते हैं। प्रसाद जी ने उसी ऐतिहासिक तथ्य को आधार बनाया है। इतिहास के उन धुंधले पन्नों में ये दर्ज है
कि इस घटना के बाद ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त के साथ हुआ था। यानी प्रसाद जी ने इतिहास की एक वास्तविक घटना को उठाया और उसे आधुनिक नारी के संघर्ष का एक विशाल प्रतीक बना दिया। एकदम सही। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन भर नहीं है, बल्कि यह रामगुप्त के इस कृत्य के पीछे के कारणों और एक कायर पुरुष की मानसिकता की बहुत गहरी पड़ताल करता है। उस मानसिकता को नाटक में क्लीव या नपुंसक कहा गया है, जिसका अर्थ सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक और चारित्रिक कायरता से है। हाँ, वो एक वैचारिक कायरता है। जब रामगुप्त अपनी पत्नी को दुश्मन के पास जाने का आदेश देता है, तब ध्रुव स्वामिनी की जो प्रतिक्रिया होती है वो सच में बहुत ही शक्तिशाली है। वो उस दौर की आम रानियों की तरह इसे अपना भाग्य मानकर चुपचाप सिर नहीं झुका लेती। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर प्रसाद जी की लेखनी सबसे ज्यादा चमकती है। ध्रुव स्वामिनी टूटती नहीं है, बल्कि वो विद्रोह करती है। वो रामगुप्त से साफ कहती है कि वो कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। हाँ, स्त्री विमर्श वाले जर्नल्स में उनके एक बहुत ही प्रसिद्ध संवाद का विश्लेषण किया गया है। मैंने वो लाइन नोट की थी। ध्रुव स्वामिनी कहती है, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं, मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। ये बहुत ही गहरी पंक्ति है। मतलब वो सीधे सीधे उस व्यवस्था को चुनौती दे रही है जो उसे एक चीज समझती है। आसान भाषा में कहें तो वो याद दिला रही है कि उसके अंदर भी खून दौड़ता है। वो एक जीती जागती इंसान है, कोई आभूषण नहीं जिसे जब चाहा किसी को भेंट कर दिया। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। वो आगे ये भी कहती है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उनकर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, वो अब उसके साथ नहीं चल सकता। वो इसे स्वीकार नहीं करेगी। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये सिर्फ एक लिंग या जेंडर की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरी पितृसत्तात्मक मानसिकता के खिलाफ एक बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई है। रामगुप्त का जो स्वामित्व है वो प्रेम पर आधारित नहीं है। वो विवाह को एक ऐसा सौदा मानता है जहां स्त्री उसकी संपत्ति बन गई है। और प्रसाद जी यहाँ समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या सामाजिक मान अपमान का पैमाना हमेशा स्त्रियों को ही बनाया जाएगा? क्या स्त्री युद्ध में राजनीतिक संधियों का कोई मोहरा है? ये सवाल उस 1930 के दशक के भारत के लिए भी बहुत मायने रखता था, जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और महिलाएं घरों से बाहर निकल रही थीं। बिल्कुल, लेकिन कहानी में एक और पात्र है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, चंद्रगुप्त। वो रामगुप्त का छोटा भाई है। लेखों से ये स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाँ, चंद्रगुप्त का चरित्र बहुत ही वीर और आदर्शवादी है। जब उसे पता चलता है कि उसके भाई ने महारानी को शकराज के पास भेजने का सौदा कर लिया है, तो वो एक बहुत ही साहसिक कदम उठाता है। चंद्रगुप्त ही वो व्यक्ति है जो स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है। वो खुद स्त्री के भेष में ध्रुव स्वामिनी बनकर शकराज के शिविर में जाने का निर्णय लेता है। ये एक बहुत ही नाटकीय और तनावपूर्ण दृश्य है, जहां वो भेष बदल कर जाता है। जी, चंद्रगुप्त स्त्री भेष में वहां पहुंचता है और अंततः शकराज को उसी के शिविर में मार गिराता है। शकराज का वध केवल एक दुश्मन का वध नहीं, बल्कि यह उस मानसिकता की हार है जो स्त्री को अपनी विलासिता का साधन मानती है। लेकिन शकराज के मारे जाने के बाद जो स्थिति पैदा होती है वो और भी जटिल है। हाँ, क्योंकि असली संघर्ष तो अब शुरू होता है। क्योंकि अब ध्रुव स्वामिनी के सामने यह सवाल है कि क्या वो वापस उस रामगुप्त के पास जाएगी जिसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उन शोध पत्रिकाओं में एक बहुत ही दिलचस्प बहस का जिक्र है, धर्मशास्त्रों वाली बहस। जी, उस समय के समाज में विवाह को एक ऐसा अटूट बंधन माना जाता था जिसे किसी भी हाल में तोड़ा नहीं जा सकता था। धर्मशास्त्र भी यही कहते थे। तो फिर प्रसाद जी ने इस नाटक में इस उलझन को कैसे सुलझाया? ये प्रसाद जी की प्रगतिशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने धर्मशास्त्रों का कोई अंधा या सतही विरोध नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उन शास्त्रों की बहुत ही आधुनिक और तार्किक व्याख्या की। वो कैसे? नाटक में एक पुरोहित का पात्र है जिससे ये सवाल पूछा जाता है और निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि पति क्लीव है, कायर है या व्यभिचारी है जी, जो अपनी पत्नी की रक्षा तक नहीं कर सकता, तो उस विवाह का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो क्या उसे आजादी मिल जाती है? जी, नाटक ये स्थापित करता है कि ऐसी स्थिति में स्त्री को मोक्ष यानी उस खोखले विवाह से पूरी तरह मुक्ति और पुनर्विवाह का अधिकार है। ये सोचना ही अचरज में डाल देता है कि 1933 के दौर में जब हमारा समाज इतनी सारी रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था, तब एक लेखक पुनर्विवाह और स्त्री की आजादी की बात इतने सशक्त तरीके से रख रहा था।
और वो भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सहारा लेकर। बिल्कुल। और इस विचार को मजबूत करने के लिए नाटक में एक और बहुत ही अहम पात्र है, मंदाकिनी। मैंने पढ़ा कि मंदाकिनी भले ही मुख्य पात्र न हो, लेकिन वो समाज के अंतर्मन और उसकी नैतिकता का प्रतिनिधित्व करती है। मंदाकिनी का चरित्र बहुत ही मुखर है। वो उन जड़ हो चुके नियमों से सीधे सवाल पूछती है। एक दृश्य में वो बहुत ही तीखा सवाल करती है। क्या पूछती है वो? वो पूछती है कि जो धर्म स्त्रियों को बिना उनकी सहमति के एक कठोर बंधन में बांध देता है और उनके सारे अधिकार छीन लेता है, क्या वो धर्म संकट के समय उन्हें कोई संरक्षण नहीं दे सकता? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? उसका ये सवाल सीधे तौर पर उस दोहरी मानसिकता को उजागर करता है, जहां धर्म के नाम पर पाबंदियां तो बहुत हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं। मंदाकिनी ये स्पष्ट कर देती है कि जब तक पुरानी व्यवस्था और सड़े गले नियमों में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक स्त्री मुक्ति केवल एक भ्रम है। बिल्कुल सही। इस पूरी बहस को समझते हुए मुझे उस 2001 वाले विश्वविद्यालय के परीक्षा प्रश्न पत्र की याद आ रही है। जी। जब हम सामग्रियां इकट्ठा कर रहे थे, तो मैंने उस पेपर को बहुत ध्यान से देखा था। उसमें सिर्फ ध्रुव स्वामिनी या चंद्रगुप्त के बारे में सवाल नहीं थे। हाँ, उसमें एक और महत्वपूर्ण पात्र का जिक्र था। जी। एक सवाल ने मेरा ध्यान बहुत खींचा। वो सवाल नाटक की एक अन्य स्त्री पात्र कोमा के मनोविज्ञान और चरित्र चित्रण के बारे में था। एक यूनिवर्सिटी के पेपर में दशकों बाद कोमा पर इतना जोर क्यों दिया गया? आखिर कोमा कौन है? कोमा का चरित्र इस नाटक का शायद सबसे मार्मिक और दार्शनिक हिस्सा है। वो कोई रानी या गुप्त वंश की सदस्य नहीं है। कोमा उस दुश्मन शकराज से प्रेम करने वाली एक स्त्री है जो एक पराजित शक जाति से ताल्लुक रखती है। तो उसे कहानी में क्यों शामिल किया गया? प्रसाद जी ने उसे कहानी में इसलिए रखा है ताकि वे स्त्री जीवन के एक दूसरे पहलू को भी दिखा सकें। अगर ध्रुव स्वामिनी अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली, विद्रोह करने वाली तेजस्विनी नारी है, तो कोमा उस स्त्री का प्रतीक है जो प्रेम में अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? मैंने स्रोतों में पढ़ा था कि कोमा खुद एक जगह कहती है कि स्त्रियों को प्रेम के बदले प्रायः निराशा, उत्पीड़न और उपहास ही नसीब होता है। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। शकराज अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और ध्रुव स्वामिनी को पाने की जिद में कोमा के सच्चे प्रेम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। और जब चंद्रगुप्त के हाथों शकराज मारा जाता है, तब कोमा की दुनिया तो पूरी तरह उजड़ ही जाती होगी। बिल्कुल। 2001 के उसी परीक्षा पत्र में कोमा का एक संवाद संदर्भ सहित व्याख्या के लिए दिया गया था। मुझे वो संवाद याद आ रहा है। वो कुछ इस तरह है कि आज तुम्हारी विजय का अंधकार चाहे तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है। ये संवाद इस पूरे नाटक की आत्मा को छू लेता है। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहाँ कोमा, जो कि हार चुकी है, जिसका प्रेमी शकराज मारा जा चुका है, वो विजयी महारानी ध्रुव स्वामिनी के सामने खड़ी है। और वो एक विजयी रानी से बात कर रही है। हाँ। वो ध्रुव स्वामिनी से कह रही है कि तुम भी एक स्त्री हो, आज तुम जीत गई हो, और हो सकता है इस जीत के गुरूर ने या राजनीति के इस अंधकार ने तुम्हारे उस कोमल स्त्रीत्व को, तुम्हारी संवेदनाओं को कुछ देर के लिए ढक लिया हो, लेकिन क्या तुम एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री की व्यथा नहीं समझोगी? यानी वो ध्रुव स्वामिनी को याद दिला रही है कि राजनीति, युद्ध, जय और पराजय अपनी जगह हैं, लेकिन मानवीय संवेदनाएं और प्रेम इन सबसे ऊपर हैं। ये जो प्रेम की दीपावली का रूपक इस्तेमाल किया गया है, ये सच में बहुत गहरा है। प्रेम की दीपावली प्रसाद जी की उस गहरी दार्शनिक सोच को दर्शाती है, जहां वे मानते हैं कि हर इंसान के जीवन में, चाहे वो किसी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रेम का एक ऐसा आलोक, एक ऐसा महोत्सव जरूर आता है, जहां एक हृदय दूसरे हृदय को पहचानने का प्रयास करता है। वो सिर्फ शकराज का शव मांगने आई थी ना? हाँ, कोमा बस शकराज का शव मांगने आई है ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। वो संवाद ये साबित करता है कि प्रसाद जी सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि वे इंसानी मनोविज्ञान और उसकी पीड़ा को बहुत ही बारीकी से कागज पर उतार रहे थे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इन एकेडमिक लेखों और समीक्षाओं से बाहर निकलते हैं, तो क्या ये नाटक सिर्फ एक भारी भरकम साहित्यिक किताब बनकर रह जाता है? ऐसा लग सकता है। हाँ, क्योंकि इतने गहरे दार्शनिक संवाद और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए ही अच्छी होगी। लेकिन जो तात्विक समीक्षा वाले स्रोत हमने देखे,
वे कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। और ये इस नाटक की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जयशंकर प्रसाद जी के जो पुराने नाटक थे, जैसे स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त, उन पर अक्सर ये आलोचना होती थी कि उनके संवाद बहुत लंबे और भारी भरकम संस्कृत निष्ठ होते थे, जिन्हें स्टेज पर परफॉर्म करना मुश्किल होता होगा। एकदम सही। आलोचक कहते थे कि उन्होंने मंच पर खेलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ध्रुव स्वामिनी के साथ प्रसाद जी ने अपनी इस आलोचना का बहुत ही शानदार जवाब दिया। ये नाटक केवल 3 अंकों में बटा हुआ है। इसके संवाद बहुत सजीव हैं, छोटे छोटे हैं और सीधे असर करने वाले हैं। भाषा की बात करें तो उसी समीक्षा में एक और बहुत ही विजुअल और शानदार उद्धरण दिया गया था। वो एक मकड़ी के जाले का रूपक है। वो रामगुप्त के दरबार वाला दृश्य। जी, उसमें रामगुप्त के दरबार का एक पात्र अपने घुटन भरे माहौल का वर्णन करते हुए कहता है कि वो अनुभव करता है जैसे मकड़ी के जाले में फंसी मक्खी सा वो किसी चक्कर में उलझ गया है, जो उसकी सारी जीवन शक्ति का अपहरण करके बूंद बूंद सुखाकर बाकी बचे फोक की तरह उसके कंकाल को छोड़ जाएगा। क्या कमाल की भाषा है। बिल्कुल। ये भाषा देखिए, ये कितनी दृश्यमान है। इसमें भारी शब्दों का बोझ नहीं है, बल्कि एक सीधा चित्र है जो दिमाग में छप जाता है। ये एनालॉजी वास्तव में उस घुटन और निराशा को दर्शाती है जो उस समय के समाज में या उस जड़ हो चुकी व्यवस्था में थी। मकड़ी का जाला वो खोखली पितृसत्ता या वो राजनीतिक भ्रष्टाचार है जिसमें एक आम इंसान फंसा हुआ महसूस करता है, जहाँ वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य व्यवस्था धीरे धीरे इंसान की जीवन शक्ति को सोख रही है और अंत में सिर्फ एक कंकाल यानी बिना अपनी किसी इच्छा या आज़ादी का व्यक्ति बच जाता है। इस तरह के छोटे लेकिन तीखे संवादों ने ही ध्रुव स्वामिनी को अभिनेता यानी रंगमंच की दृष्टि से एक अत्यंत प्रौढ़ और सफल कृति बनाया। इससे ये साबित हो जाता है कि प्रसाद जी सिर्फ कागज पर नहीं लिख रहे थे, वो असल में स्टेज को, थिएटर की नब्ज को बहुत अच्छी तरह समझने लगे थे। दृश्यों को ऐसा बुना गया है कि उन्हें मंच पर बहुत ही आसानी से और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। और यही वजह है कि ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर हम इस पूरी ऐतिहासिक और साहित्यिक चर्चा को आज के दौर से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ध्रुव स्वामिनी सिर्फ एक रानी को दुश्मन के चंगुल से बचाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक सचेत, साहसी और न्यायप्रिय आधुनिक नारी के उदय की। बिल्कुल। ध्रुव स्वामिनी अपने भाग्य को चुपचाप स्वीकार नहीं करती। वो रामगुप्त के उस खोखले स्वामित्व को पूरी तरह नकार देती है जो उसे मात्र एक उपहार की वस्तु समझता है। और ये बात आज के समाज के लिए भी एक बड़ा सबक है। ये नाटक हमें ये सिखाता है कि जब तक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, जब तक नए मानवीय मूल्य और नई नैतिकता समाज में स्थापित नहीं होगी, तब तक स्त्री की वास्तविक मुक्ति संभव नहीं है। बहुत सही कहा आपने। ध्रुव स्वामिनी न केवल अपने पति रामगुप्त की कायरता से खुद को मुक्त करती है, बल्कि अंततः अपने अधिकार से अपने प्रेम और सम्मान की रक्षा करने वाले चंद्रगुप्त का चुनाव करती है। और नाटक के अंत में जब सभी सामंत कुमारों की एक सामूहिक आवाज गूंजती है, देवी ध्रुव स्वामिनी की जय हो, तो वह केवल किसी महारानी की जय जयकार नहीं होती। आसान शब्दों में कहें तो वह नारी सशक्तिकरण की, एक स्त्री की अपने अधिकारों के प्रति लड़कर जीती गई आजादी की जय जयकार है। क्या अद्भुत सफर रहा है चर्चा का। एक नाटक जो लिखा तो लगभग 9 दशक पहले गया था, लेकिन उसकी गूंज और उसके सवाल आज भी हमारे विचारों में उतनी ही स्पष्टता से सुनाई देते हैं। बेशक। तो अपनी इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए हम सभी सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहते हैं जो शायद उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। वो विचार क्या है? ये सोचने वाली बात है कि अगर 1933 में लिखा गया एक नाटक जो खुद सदियों पुराने गुप्त काल के इतिहास पर आधारित है, अगर वो विवाह की कठोर व्यवस्था, सामाजिक रूढ़ियों और महिला अधिकारों पर इतने आधुनिक और क्रांतिकारी सवाल उठा सकता है, तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि आज के समय में हम ऐसी और कितनी कहानियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जिनमें हमारी आज की आधुनिक सामाजिक उलझनों के बिल्कुल सटीक जवाब छुपे हुए हैं। ये वास्तव में एक गहरा आत्ममंथन करने वाला प्रश्न है। क्या हम सच में एक समाज के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं या बस अतीत के उन प्रगतिशील विचारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो हमसे बहुत पहले ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटकों में सोचे जा चुके थे? इसी विचार के साथ हम आज की अपनी इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि इस गहन विश्लेषण से हम सभी को कुछ नया सोचने और समझने का नजरिया मिला होगा। आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषयों पर हमारी इस यात्रा में जुड़ते